1857 की वीर योद्धा तात्या टोपे की शहादत का गवाह बना। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए बाघों के लिए चर्चा में रहा। साथियों, भारत में मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में भारत में कोई भी एक ताकतवर सत्ता नहीं थी। सारे कमजोर राजा थे। मतलब यूं देखें तो भारत जो है वो कई टुकड़ों में टूट गया था। अब चूंकि भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था, कई टुकड़ों में टूट गया था, विखंडित हो गया था, तो ऐसे ऐसे मौके पर एक बाहरी ताकत का भारत में आना स्वाभाविक है। तो उस दौरान भारत में कई बाहरी ताकतों का आगमन हुआ। उसमें शक थे, पहलव थे, कुषाण थे, हिंद यूनानी थे, ऐसी कई बाहरी ताकतें भारत आई। नमस्कार दोस्तों, प्रदेश यात्रा नाम की श्रृंखला में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी जिले की। एक ऐसा जिला जो ऐतिहासिक संदर्भों में शक आताताइयों की उपस्थिति का सूचक बना, सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना, तो वहीं 1857 की वीर योद्धा तात्या टोपे की शहादत का गवाह बना। साथियों, एक ऐसा जिला जो भौगोलिक संदर्भों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन पठारों के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराता है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए बाघों के लिए चर्चा में रहा। सभी बिंदुओं को कवर करेंगे, हर उस जरूरी तथ्य को समाहित करने का प्रयास करेंगे जो पटवारी, अन्य पीवी एग्जाम और एमबीबीएस प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। शुरुआत करेंगे शिवपुरी की। हर जिले की तरह इसमें भी सबसे पहले नक्शे का अध्ययन करेंगे और 4 बिंदुओं को रेखांकित करेंगे। पहला बिंदु कि जो जिला है वो पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। पहला जिला है दतिया, दूसरा ग्वालियर, तीसरा श्योपुर, चौथा गुना और पांचवा अशोकनगर। जी हां, 2 जिले उसके दक्षिण में और बाकी के जिले उसके उत्तर में हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर और दक्षिण में है गुना और अशोकनगर। इन 5 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। दूसरा बिंदु हम क्या कवर करते हैं कि जो संबंधित जिला है वो किस संभाग का पार्ट है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ग्वालियर संभाग का पार्ट है। तीसरा बिंदु हम कवर करते हैं कि जो जिला है क्या वो किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि हां तो किसकी सीमा को स्पर्श कर रहा है और कितने राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है। साथियों, शिवपुरी जिला 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यहां से यदि देखें तो ये राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है और यहां से देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। और चौथा और जरूरी बिंदु कि जो जिला है वो किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों, शिवपुरी जिला मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और आंशिक रूप से मालवा के पठार का भी हिस्सा है। जी हां, मालवा के पठार का वो हिस्सा है। इस बात को लेकर कई विद्यार्थियों के मन में भ्रम रहता है। शिवपुरी जो है वो आंशिक रूप से मालवा के अंतर्गत भी आता है। तो 3 पठारों को ये स्पर्श करता है या वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और तीसरा मालवा का पठार। जैसा मैंने कहा, आंशिक रूप से मालवा का पठार। तो ये बात आपको याद रखनी है। मालवा वाले पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। चारों बिंदुओं कवर किया और ये चारों बिंदु हर तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी तरह से। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। ये तो हो गया परिचय। शुरुआत करेंगे ऐतिहासिकता से। दोस्तों, शिवपुरी के संदर्भ में ऐतिहासिकता ये कहती है कि ये जो जिला है ये सिपरी नाम से जाना जाता था और भगवान शंकर के नाम पर इसका नाम शिवपुरी पड़ा। ठीक, और मुगल काल से भी इसका संबंध माना गया है। मतलब बड़ा प्राचीन शहर माना गया है। पुराना नाम था सिपरी और भगवान शिव के नाम पर इसका नाम शिवपुरी पड़ा। चलिए, ऐतिहासिक संदर्भों में अब चूंकि मुगल काल के पहले का है, मुगल काल से भी पुराना है, तो अलग अलग समय के राजाओं ने यहां शासन किया होगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि शक आताताई की उपस्थिति, सिंधिया राजवंश की राजधानी और इसके अलावा तात्या टोपे की शहादत, इस सब का एक गवाह रहा है। तो किस किस राजवंश ने या किस किस शासक ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ये सब हम इतिहास में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर शक वंश। तो पहले थोड़ा संक्षेप में यह समझ लेते हैं कि शक वंश मतलब कौन। साथियों, भारत में मौर्य काल के बाद का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में भारत में कोई भी एक ताकतवर सत्ता नहीं थी। सारे कमजोर राजा थे। मतलब यूं देखें तो भारत जो है वो कई टुकड़ों में टूट गया था। अब चूंकि भारत कई हिस्सों में बटा हुआ था, कई टुकड़ों में टूट गया था, विखंडित हो गया था, तो ऐसे मौके पर एक बाहरी ताकत का भारत में आना स्वाभाविक है। तो उस दौरान भारत में कई बाहरी ताकतों का आगमन हुआ। उसमें शक थे, पहलव थे, कुषाण थे, हिंद यूनानी थे, ऐसी कई बाहरी ताकतें भारत आई।
अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, भारत को लूटने के लिए, इस सब के लिए। तो वो जो बाहरी ताकतें भारत आई थीं, उन्हीं में से एक ताकत का नाम था शक वंश। ये लोग बेसिकली चाइना से संबंधित थे। चाइना से ये लोग निकले और इनकी कुल 5 शाखाएं थी शकों की। एक शाखा चले गई थी अफगानिस्तान तरफ और 4 शाखाएं जो है वो भारत आई थी। और भारत में ये चारों शाखाएं भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई थी। पहला स्थान था तक्षशिला, दूसरा स्थान था मथुरा, तीसरा स्थान था नासिक और चौथा स्थान था उज्जैन या मालवा क्षेत्र। ठीक, ये 4 शाखाएं भारत में आई थी और एक कहां चले गई थी? अफगानिस्तान, जैसा मैंने आपको बताया। इन चारों शाखाओं में जो नासिक वाली शाखा थी, इसे कहा जाता था छेरात्र वंश, और जो मालवा उज्जैन वाली शाखा थी, इसे कहा जाता था कार्दमक वंश। ठीक, तो छेरात मतलब क्या? छेरात्र मतलब शकों की नासिक वाली शाखा, और कार्दमक मतलब क्या? शकों की मालवा उज्जैन वाली शाखा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब ये जो नासिक वाली शाखा थी, मतलब छेरात्र वंश, इसका एक राजा था भूमक। उस भूमक के सिक्के जो है वो त्रिपुरी से प्राप्त हुए। त्रिपुरी मीन्स आज का जबलपुर। ठीक, पर इस भूमक के अलावा जो एक और राजा था नहपान, उसके सिक्के जो है वो शिवपुरी से प्राप्त हुए। तो सीधे प्रश्न बनता है कि किस शक शासक के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए? तो नहपान के सिक्के शिवपुरी से प्राप्त हुए, और वो नहपान जो है छेरात्र वंश का था, मतलब नासिक वाली शाखा का था। तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं नासिक वाली शाखा। ठीक, और भूमक के कहां मिले थे? त्रिपुरी, मतलब आज के जबलपुर में। चलिए, अब वो जो दूसरी शाखा है कार्दमक शाखा या कार्दमक वंश, मतलब उज्जैन और मालवा वाली शाखा। इस उज्जैन और मालवा वाली शाखा में एक राजा हुआ चष्टन। ठीक, कम उम्र का राजा था, अल्पवयस्क था, तो उसकी माता जो है ना, अब उसकी संरक्षिका थी, मतलब उसके नाम पर उसकी माता शासन करती थी। ठीक, चष्टन। तो इस चष्टन की जो मुद्राएं हैं वो मिली है शिवपुरी से और उज्जैन से। तो सीधे प्रश्न आता है। चलिए, इसके अलावा इसी वंश का, मतलब कार्दमक वंश का एक प्रमुख शासक था रुद्रदामन। दोस्तों, नाम सुना होगा आपने इतिहास में। रुद्रदामन वह शासक था जिसने भारत में सबसे पहले शुद्ध संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाए थे। रुद्रदामन वह शासक था जिसने सुदर्शन झील, मतलब जूनागढ़ की जो झील थी सुदर्शन झील, उसका पुनर्निर्माण कराया था। उस रुद्रदामन की बारे में बात करेंगे। उस रुद्रदामन के जो तिथि युक्त सिक्के थे, तिथि युक्त मतलब उसके सिक्कों पर तिथियां भी लिखी होती थी, डेट लिखी होती थी, वो शिवपुरी से प्राप्त हुए। ठीक, तो अब शिवपुरी का संबंध जो है वो किस ऐतिहासिक वंश से है? शक वंश से है। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। भारत कितनी आई? 4। उन 4 में से एक शाखा थी नासिक वाली छेरात्र और कार्दमक वाली उज्जैन वाली शाखा। तो जो छेरात्र था उसका शासक नहपान के सिक्के मिले शिवपुरी से, और कार्दमक वाले के चष्टन और रुद्रदामन दोनों के सिक्के मिले शिवपुरी से। तो इसलिए शकों की उपस्थिति का सूचक बनाइए। ठीक, सीधे प्रश्न बनते हैं किस शासक के सिक्के कहां से मिले। तो मैंने थोड़ी सी आपको स्टोरी भी बता दी कि शक कौन थे, कब आए थे और कितनी शाखाओं में बटे हुए थे। चलिए, शकों के अलावा बात करें सिंधिया राजवंश की, तो साथियों, सिंधिया राजवंश में जयाजी राव सिंधिया के जो दत्तक पुत्र थे माधव राव सिंधिया प्रथम, जो कम उम्र में शासक बन गए थे, गद्दी उन्हें प्राप्त हो गई थी। ऑफिशियल तौर पे उन्हें तभी दी गई थी जब वो 18 वर्ष से ज्यादा के हो गए थे। खैर, उन्होंने मतलब माधवराव सिंधिया प्रथम ने शिवपुरी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। यह हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। और यहां के जो जंगल थे, मतलब शिवपुरी क्षेत्र के जो जंगल थे, वो सिंधिया राजवंश के राजाओं द्वारा शिकार के लिए भी प्रयुक्त होते थे। चलिए, इसके बाद आई 1857 की क्रांति। आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग योद्धाओं ने उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित की थी। तो यहां यह हुआ था कि शिवपुरी क्षेत्र में 20 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। पहले तो डेट भी पता होनी चाहिए कि शिवपुरी में कब शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। 20 जून 1857 में हुआ था। चलिए, इसके अलावा 18 अप्रैल 1859 की बात है साथियों, तात्या टोपे जी को शिवपुरी के जंगल से ही गिरफ्तार किया गया था। किसने गिरफ्तार किया था? मेजर मीडे ने गिरफ्तार किया था, और उसमें उनकी मदद की थी। किसकी? मेजर मीडे की मदद की थी राजा मान सिंह ने। ठीक, तात्या टोपे पकड़े गए थे और
उन्हें शिवपुरी में ही फांसी दे दी गई थी। यह भी प्रश्न आता है, तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि शकों की उपस्थिति का सूचक बना, सिंधिया राजवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा और तात्या टोपे की शहादत का गवाह रहा यह जिला शिवपुरी। ठीक, ये तो थी ऐतिहासिक बातें। अब बातें करेंगे भौगोलिक संदर्भों की। 4 बिंदु हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। क्या क्या देखा हमने? पड़ोसी जिले गुना, अशोकनगर, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान। साथियों, मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो एक से ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। उन 6 में से एक है शिवपुरी। बाकी के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। पठार मैंने स्टार्टिंग में बताया, मालवा जो है आंशिक रूप से टच करता है इसको, मध्य भारत का पठार है और बुंदेलखंड का पठार भी इसके अंतर्गत आता है, मतलब ये इन पठारों के अंतर्गत आता है। चलिए, संभाग ग्वालियर है, इन सब पे चर्चा हो चुकी है। अब वो 4 बिंदु के अतिरिक्त कौन से बिंदु हैं भौगोलिक संदर्भों में? पहला, तहसील। देखिए, तहसील जो है वो आप एक एक जिले की बैठ के रट नहीं सकते, ठीक है, या आप संख्या याद नहीं करनी है आपको, बट क्या है कि तहसीलों के नाम थोड़े उन पे एक नजर डाल लेंगे ना आप, तो उनसे संबंधित प्रश्न जब बन जाएंगे तो आपसे बनेंगे वे। क्योंकि प्रश्न क्या बनते हैं कि तहसील दे देते हैं या कोई स्थान दे देते हैं और पूछते हैं बताइए ये किस जिले के अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल आपको देंगे कि भाई बदरवास जो है किस जिले से संबंधित है, आपको देंगे कोलारस जो क्षेत्र है वो किस जिले के अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिवपुरी के अंतर्गत आता है। इसलिए तहसीलों पर एक नजर हमें डालनी है। तो यहां की तहसील है शिवपुरी, पोहरी, बेराड़, कोलारस, बदरवास, पिछोर, खनियाधाना, करेरा, नरवर और रन्नौद। ये सारी तहसीलों के नाम हैं। चलिए, नदियों की बात करें तो महुअर, पाहुज, कुनो और कुंवारी, ये सारी नदियां यहां से संबंधित हैं। परियोजना मतलब नदियों पे कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों? मड़ीखेड़ा, लोहारोर, पिछोर और मोहिनी सागर, ये सारी परियोजनाएं यहां से संबंधित है। यदि मड़ीखेड़ा की हम बात करें तो ये सिंध नदी पर है, स्थान शिवपुरी का मोहिनी सागर तट है। विद्युत कितनी पैदा होती है? 60 मेगावाट। कब से स्थापित हुआ? 2008 से। और इसे अटल सागर परियोजना भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको हर बार स्पष्ट करता हूं कि परियोजना पे प्रश्न क्या क्या बनते हैं। प्रश्न बनते हैं कि परियोजना किस जिले में है, किस नदी पर है, कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है और इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये चारों बिंदु हमने कवर किए, इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। यदि मड़ीखेड़ा पे प्रश्न आया तो इन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न बनेगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। दोस्तों, देखिए, मध्य प्रदेश के जो टोटल वन क्षेत्र हैं उसे प्रादेशिक आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो 3 कैटेगरी में बांटते हैं और उन 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी का नाम है मुरैना शिवपुरी क्षेत्र। तो जो मुरैना शिवपुरी क्षेत्र है, यहां कटीले वृक्ष पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, मतलब मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, क्योंकि वर्षा जो है वो कम हो रही है यहां पर। चलिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है यहां पर, अभी इसकी चर्चा भी करेंगे क्योंकि हाल ही में ये सुर्खियों में आया है बाघों के लिए। चलिए, चर्चा करेंगे। फिलहाल माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्थापना शिवपुरी क्षेत्र में हुई थी 1958-59 में, सीधे याद कर लेना है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान NH3 पर स्थित है और एक और NH25, 2 नेशनल हाईवे संबंधित हैं, NH3, NH25 माधव राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि शिवपुरी जिले में है। यहीं पर जॉर्ज केसल का किला भी है। ठीक, आगे देखते हैं। सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है, सीधे प्रश्न आएगा। ठीक, और सोन चिड़िया पे 10,000 रुपए का इनाम है। सीधे प्रश्न आएगा, सोन चिड़िया से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, जैसा मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, ग्वालियर के जो महाराज हैं वो शिकार के लिए इस क्षेत्र का प्रयोग करते थे। ठीक, उनके लिए आरक्षित था ये वाला क्षेत्र। यहां पर मगर राष्ट्रीय उद्यान में मगर सफारी की शुरुआत की गई है। आगे देखें, करेरा पक्षी अभ्यारण्य। अब देखिए, करेरा आ गया तो सीधे प्रश्न आएगा कि करेरा का संबंध कहां से? शिवपुरी से है भाई। और करेरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर पक्षी अभ्यारण्य है, करेरा पक्षी अभ्यारण्य, और यहां पर दुग्धराज दिखाई देता है। सीधे प्रश्न आएगा, दुग्धराज किस अभ्यारण्य में दिखाई देता है? कहां उसकी उपस्थिति देखी जाती है? करेरा अभ्यारण्य में। कहां है? शिवपुरी में है। दोस्तों, कुछ विशेष बिंदु शिवपुरी के भौगोलिक बिंदु से संबंधित। प्रदेश का न्यूनतम तापमान होता है यहां पर
इसके अलावा प्रदेश में न्यूनतम तापमान वाला स्थान तो शिवपुरी है, पर वर्ष 2002 के बाद से सबसे कम तापमान उमरिया का रहा है। तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। सामान्यतः देखें तो सबसे कम तापमान शिवपुरी का है, पर 2002 के बाद से कई बार ऐसी स्थिति आई कि उमरिया का तापमान सबसे कम रहा है। और तापमान सबसे कम मतलब शीत ऋतु, और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को कहा जाता है सियाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन की बात करें साथियों, शिवपुरी जो है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो पर्यटन के अंतर्गत पहला है नरवर का किला। चलिए देखते हैं इसके बारे में। शिवपुरी में स्थित है, निर्माण 10वीं शताब्दी में। देखिए मैं बार बार आपको स्पष्ट करता हूं कि शताब्दी भी इंपॉर्टेंट होती है। जो पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा फेमस है तो उसका राजा का नाम भी पता होना चाहिए, स्थान भी पता होना चाहिए, किस शताब्दी में बना यह भी पता होना चाहिए, और उस स्थल के अंतर्गत कौन कौन से छोटे छोटे स्थल हैं यह भी पता होना चाहिए। हाँ, कोई पर्यटक स्थल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें बस आप ये देख लिया करो कि भाई किस जिले के अंतर्गत आता है, दैट्स इट। तो नरवर का जो किला है वो शिवपुरी में है, 10वीं शताब्दी में बना। राजा नल जो कि कछवाह वंशी राजा थे। जी हाँ, एक बात यहां मैं और रेखांकित कर दूं या मैं ऐड कर दूं कि सिंधिया, शक वंश, इसके अलावा कछवाह वंशीय शासकों से भी शिवपुरी का संबंध रहा है। ठीक, ये मैं ऐड करना चाहूंगा। चलिए, राजा नल के जो पुत्र थे ढोला, उनका दरबार यहाँ का प्रसिद्ध है, और ये बिंद की पहाड़ी पर अवस्थित है। मतलब पूरा नरवर का किला किस पहाड़ी क्षेत्र में आएगा? बिंद पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चलिए, महारानी सांख्यराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, इन सब की जो छत्रियां हैं वो यहां विद्यमान है। ठीक, इसके अलावा तात्या टोपे, शिवपुरी, जाधव सागर, इसके अलावा पीर बुधान का मेला लगता है शिवपुरी में। चलिए आगे बात करेंगे साथियों, शिवपुरी से संबंधित कुछ अन्य पर्यटक स्थलों की। छत्रियां मतलब समाधि स्थल, आसान भाषा में यदि समझना चाहें तो यहां पर जैसा मैंने कहा कि सिंधिया राजवंश से संबंधित 2 व्यक्तियों की छत्रियां विद्यमान हैं। पहली छत्री है महारानी सांख्यराजे सिंधिया जी की, और दूसरी छत्री है माधव राव सिंधिया जी की। चलिए ये उसके चित्र हैं। विशेष बिंदु देखिए, मैंने अभी कहा कि शिवपुरी जो है हाल ही में चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। क्यों रहा? क्योंकि शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को छोड़ा गया। चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश से अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से 5 बाघ लाने की योजना है। टोटल 5 बाघ लाए जाएंगे प्रदेश के अलग अलग राष्ट्रीय उद्यानों से, पर फिलहाल 3 छोड़े गए हैं। देखिए क्या लिखा है, पहली खेप में 10 मार्च 2023, मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 3 बाघ छोड़े गए। इन 3 बाघों में 2 मादा हैं और 1 नर बाघ है। कहां से लाए गए? एक मादा बाघ तो भैया बांधवगढ़ से लाई गई, दूसरी मादा बाघ जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से लाई गई, और जो नर बाघ है उसे होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लाया गया। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किस बाघ को या कितने बाघ को कहां से लाया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान क्वेश्चन बनेगा, करंट का विषय है। बाघों को छोड़ा गया, इसके पहले कहां छोड़ा गया था? चीतों को छोड़ा गया था। कहां छोड़ा गया था? पालपुर कुनो में छोड़ा गया था। कितने चीते छोड़े गए थे? 20 चीते छोड़े गए थे, हमने शिवपुर में देखा था। 8 नरेंद्र मोदी जी द्वारा और 12 शिवराज सिंह जी द्वारा। और उसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर 5 छोड़े जाने हैं, उसमें से 3 छोड़ दिए गए हैं। एक नर बाघ लाया गया था होशंगाबाद के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से, एक मादा बाघ लाई गई थी पन्ना टाइगर रिजर्व से, और एक मादा बाघ लाई गई थी बांधवगढ़ से। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक जिला एक उत्पाद। साथियों आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना यदि हो तो उसे उस जिले के नाम से प्रमोट किया जाता है। ठीक, तो शिवपुरी के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है कपड़ा जैकेट को। सीधे प्रश्न आएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसका पुराना नाम सिपरी है। कत्था कारखाना जो है वो शिवपुरी और बानमोर मतलब बुरेना में आता है। प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में है। इसके अलावा देश का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के चुटगा गांव में प्रदेश का पहला और देश का 7वां परमाणु विद्युत घर स्थापित हुआ था। पर मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ? शिवपुरी में। देखिए पहला तो चुटका गांव में स्थापित हुआ था, दूसरा कहां स्थापित हुआ? क्या?
परमाणु ऊर्जा संयंत्र शिवपुरी में, शिवपुरी के भीमपुर गांव में। साथियों, मध्य प्रदेश के बानमोर मतलब मुरैना और शिवपुरी में खेरवार जनजाति द्वारा खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है और उसका व्यापार किया जाता है। तो कत्थे का व्यापार कौन करता है, कहां करता है, किस वृक्ष से संबंधित है, यह पता होना चाहिए आपको। साथियों, जो पूरा पश्चिम गलियारा है, पूरा पश्चिम गलियारा मतलब सिलचर से पोरबंदर तक जो जाता है, मतलब जो पूरा नेशनल हाईवे जाता है NH-27, उसे जोड़ता है कौन? शिवपुरी, मतलब वो शिवपुरी से होकर गुजरता है, ये पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कुल 33 हवाई पट्टियां हैं। इनमें से एक हवाई पट्टी तो विद्युत मंडल सारणी की है, 2 सेना की है। प्लीज समझना, मध्य प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां हैं? 33। ठीक, उन 33 हवाई पट्टियों में से एक हवाई पट्टी तो जो विद्युत मंडल है सारणी का, बैतूल का, उसकी है। 2 हवाई पट्टी सेना की है, और जो सेना की 2 हवाई पट्टियां हैं, एक तो BSF की है, कहां? ग्वालियर में, और दूसरी ITBP की है, कहां? शिवपुरी में। यह पता होना चाहिए ITBP की हवाई पट्टी कहां पर है? शिवपुरी में है। चलिए, प्रदेश का पहला बालिका शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज शिवपुरी में है। ये थे कुछ जरूरी तथ्य शिवपुरी से संबंधित। इस पूरे लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।